गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रलाल, ज्ञानोदय सामूहिक संस्थान जगदीशपुर, फूलपुर, आजमगढ़ से। आज मैं आप लोगों को DED ID सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 पेपर 12 यूनिट 3 टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में 3.5 है। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जिसका अर्थ होता है भारत का संविधान, मौलिक अधिकार और नागरिकों का कर्तव्य और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। परिचय। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार सामाजिक अध्ययन का विषय पढ़ाने का लक्ष्य शिक्षार्थी को अपने पर्यावरण की जानकारी देना, मानवीय संबंधों को समझना और अपने समुदाय, राज्य, राष्ट्र आदि के विषय संदर्भ में बुद्धि कौशलपूर्ण भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली कुछ अभिवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करना माना गया है। भारत में अच्छी नागरिकता और भावात्मक एकता विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन विषय एक अवलंब के समान होता है। प्रायः लोकतांत्रिक देशों में उत्तम नागरिकता की शिक्षा सामाजिक अध्ययन के माध्यम से मिलती है। इस प्रसंग में अन्य विषयों की अपेक्षा सामाजिक अध्ययन का योगदान सर्वाधिक माना जा सकता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विकास, मानवीय संबंधों, दृढ़ता, आर्थिक क्षमताओं का निर्वाह करना, समृद्ध और संपन्न जीवन यापन करने की क्षमता विकसित करना इत्यादि का ज्ञान विकसित होता है। भारत का संविधान। भारत जैसे विशाल एवं विविधता से भरे देश के लिए संविधान बनाना सरल कार्य नहीं था। देश ने परतंत्रता तथा धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की उत्पीड़ना को झेला था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने 8 अन्य नेताओं के सहयोग से भारत का संविधान लिखा, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि लिखित दस्तावेजों को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर भारत के संविधान की प्रस्तावना आधारित है। यह संकल्प या प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है।
क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है। इस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल हैं। इसमें नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द की प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ी जाती है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके अर्थ को समझना हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। उद्देशिका में निहित शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वभाव को दर्शाते हैं बल्कि भारत किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। निष्कर्षतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा होने के साथ ही साथ अपने आप में मनोहर है। इसमें भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय का वादा किया गया है। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की एकता केवल समूहों की एकजुटता भर नहीं है बल्कि वास्तविक एकता तभी संभव है जब देश के प्रत्येक नागरिक की गरिमा का आश्वासन दिया जाए। संविधान की उद्देशिका द्वारा स्पष्ट होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जाएगा। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशत है जो इसे सबसे अलग बनाती है। भारत के आदर्श, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत राष्ट्र के कुछ आदर्श हैं। ये आदर्श हमारे संविधान में दिए गए हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों ने इस आदर्शों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया। ये आदर्श विशेषकर राजनीतिक आदर्श हैं जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। संविधान के लक्ष्य। संविधान के अनुसार किसी भी देश के नागरिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। संविधान में स्पष्ट बतलाया गया है कि केवल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक साथ रहना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की स्थापना करना है जो पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी हो। लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जो सभी नागरिकों को राजनीतिक रूप से समान समझता है। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार की गई थी। समाजवाद। समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवाद का मूल मंत्र है कि सभी मनुष्य न केवल राजनीतिक रूप से समान हो, बल्कि वे आर्थिक जीवन में भी समान होने चाहिए। समाजवाद के बिना लोकतंत्र अधूरा है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार समानता है। धर्मनिरपेक्ष। भारतीय परिस्थितियों में पंथनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मानुयायियों को अपने अपने धर्म को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के मानने का अधिकार देता है। पंथनिरपेक्षता युक्तिसंगत और नैतिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इस प्रकार लोकतंत्र समाजवाद और पंथनिरपेक्षता का आदर्श समानता के आदर्श से जुड़े हुए हैं। संविधान के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है। बच्चों को संविधान का अध्ययन कराते समय संविधान के मूल आदर्श एवं उद्देश्यों के संदर्भ में अवश्य बोध कराना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय विशेष शिक्षक को संविधान के संदर्भ में सैद्धांतिक रूप से अध्ययन कराने के बजाय व्यवहारिक या सामाजिक समानता से जोड़कर अध्ययन कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह भी बोध कराना चाहिए कि दिव्यांगजन भी देश के अन्य नागरिकों की तरह ही हैं। उन्हें भी देश में समान अधिकार हैं। उन्हें भी मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार दिव्यांग बच्चों के मन में देश के प्रति प्रेम और जुड़ाव की भावना का विकास करने का प्रयास किया जा सकता है। अब आपका है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, जिसका अर्थ है मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, अधिकार भी निहित हैं, जिस पर देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि वे मूल अधिकार जो संविधान के अनुसार नागरिकों को प्राप्त होता है, उसे भी मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं। इसी कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं, जिसमें से आपका पहला है इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया।
दूसरा है इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आपका तीसरा है ये अधिकार नागरिकों के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। चौथा है मौलिक अधिकार न्यायोचित है तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त है। आपका पांचवा आता है मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए कुछ नियम और कानून हैं जिसका अनुसरण या पालन करते हुए नागरिक इसका उपयोग करते हैं। छठवां है मौलिक अधिकार के नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35वें तक किया गया है। 44वें संशोधन के पास होने से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से आपका पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरोध का अधिकार। चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। पांचवा है संवैधानिक तथ्यों का अधिकार। छठवां है स्वतंत्रता का अधिकार। अब नागरिकों के कर्तव्य। अब हम नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में केवल मौलिक कर्तव्य ही देश के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी होता है। देश के नागरिकों को स्वतंत्रता तथा सुरक्षा प्रदान करती है, जो निम्नलिखित है। पहला है देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तीसरा है देश की रक्षा करें। चौथा है आपका भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें। आपका पांचवा है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा देश की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करें। छठा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। आठवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। आपका नौवां है देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 46वां संशोधन। अब आपका आता है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने और उसे शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण कहा जाता है। भारत देश विविधताओं की भूमि है। यहाँ पर भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, आदतों और यहाँ तक कि प्रायः हर चीज़ में विविधताएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकीकरण न केवल
महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक भी है। अगर एकता के द्वारा अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी सामाजिक या विकासात्मक समस्या नहीं होती है। राष्ट्रीय एकीकरण आंतरिक शांति, खुशहाली और बाहरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। देश में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलू या तरीके सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिसमें से पहला है, प्रत्येक भाषा का अपना अनूठा साहित्य है जिसे उपन्यासों, नाटकों आदि में देखा जा सकता है। पूरे देश में उनका प्रचार प्रसार किया जाए। यह लोगों को एक करने और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा है, त्योहार या पर्व दूर दराज के क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, धर्मों के लोगों को एक साझे मंच पर लाया जा सकता है और एकता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय पर्वों का अत्यंत महत्व है। तीसरा है, पर्वों की तरह ही नृत्य और संगीत भी एकता की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चौथा है, विभिन्न धर्मों के धार्मिक संतों के कथन समान आदर्शों तथा मूल्यों और एकता की भावना का विकास करने में सहायक हो सकते हैं। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वे दिव्यांग बच्चों को अपने देश के धर्म, संस्कृति, परंपरा तथा पर्वों के विषय में समय समय पर बोध कराते रहें तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में भी ज्ञान देते रहें। राष्ट्रीय पर्वों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के मन में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना को जगाते रहें तथा राष्ट्र प्रेम से अवगत कराने का प्रयास करते रहें। अब हम आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में प्रश्न दे रहे हैं, जिसको आप अपने उत्तर कॉपी से ढूंढकर अपने नोटबुक पर लिखें। पहला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, विविधताओं की भूमि भारत देश में राष्ट्रीय एकीकरण की विवेचना कीजिए।